नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग 2024 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए मॉडल सेट 4 बताने वाला हूं साइंस का। इससे पहले मैंने 1, 2, 3 का बता चुका हूं। देखिए, मॉडल सेट में एक गड़बड़ी क्या है, मैं आपको मॉडल सेट 4 बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कि आपका मॉडल सेट 3 में या 2 में इसका आंसर होगा। तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, मैं पहले भी बताया हूँ, मॉडल सेट के नंबर में चेंजिंग होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ मैं 4 बताऊंगा तो आपके 3 में या 5 में आंसर हो सकता है या सेम भी हो सकता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं, इसमें सवाल को समझते हैं। बहुत सारा मॉडल सेट में आंसर जो है गलत दिया है, उसी को सुधार कर मैंने आपको सही सही आंसर बताऊंगा। और एकदम कंफर्म कर लीजिए कि इसमें से आपका 30 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा, फिक्स है, ठीक है। इसलिए मॉडल सेट का जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ, जो आंसर बताऊंगा, मॉडल सेट का सारे सवाल का आंसर याद कर जाना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहला सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा क्या बनता है? वास्तविक, काल्पनिक, कभी काल्पनिक कभी वास्तविक। तो ये हो जाएगा काल्पनिक, यानी 1 का आंसर बी हो जाएगा, हमेशा काल्पनिक बनता है। चलिए ठीक है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसमें आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। इस प्रकार सभी प्रकार के दर्पण में, ऐसा कुछ नहीं है, अवतल दर्पण में बनता है, यानी 2 का आंसर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, तिरछा, उल्टा, आधा। तो सीधा होता है, आंसर 3 का ए हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पक्षमाभी द्वारा परिवर्तन किया जाता है। 4 का आंसर सी हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग, स्पेक्ट्रम मतलब प्रिज्म में किस रंग की झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का हो जाएगा। 5 का आंसर डी होगा। और सबसे कम होता है लाल का, यानी लाल ऊपर होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है, याद रखना है, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। 6 का आंसर डी हो जाएगा। प्रिज्म से ही स्पेक्ट्रम 7 रंगों के प्रकाश बंटता है और पर्दे पर प्राप्त होता है, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। 100 वाट का विद्युत बल्ब इतना वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? चलिए ये न्यूमेरिकल है, हम लोग हल करते हैं। यहाँ हम लोग पढ़े हैं फार्मूला फिजिक्स में, P बराबर VI। P का मान दिया हुआ है कितना? 100 दिया हुआ है, 100 वाट। अब V का मान 250 और I का मान पूछ रहा है, 0 से 0 खत्म, ये 25 से भाग देंगे हम लोग, तो I बराबर क्या हो जाएगा? 10/25। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर आएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा 7 का। 8 नंबर सवाल है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु। देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? प्रवाहित हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं, यानी कि एक्टिव हो जाते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, ठीक है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? शक्ति मतलब P का मान। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, ये जो अभी हम लोग निकाले हैं 220 वोल्ट और 100 वाट से हम लोग I का मान निकाले हैं, कितना आया है? 0.4 एम्पियर आया है I का मान। अब बोल रहा है कि इतना वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो P का मान क्या हो जाएगा? यानी अब वोल्ट का मान चेंज हो जाएगा, यानी V अब कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तब शक्ति क्या हो जाएगा? P का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि जब 220 वोल्ट था तो शक्ति कितना था? P का मान, पावर कितना था? 100 वाट। अब कितना होगा? चलिए हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे, P बराबर VI। चलिए V का मान कितना है? 110 और
0.4। चलिए इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 जीरो से जीरो खत्म, 11 चौक 44, 44 वाट होगा। इस 44 वाट का ऑप्शन कितने हैं, सॉरी यहाँ से मिस प्रिंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट है और ये वाला में 250 वोल्ट है, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। चलिए हम लोग बनाते हैं इसमें से इस ये जो दिया हुआ है वोल्ट का और वाट का मान, इससे हम लोग आई का मान निकालते हैं। तो हम लोग P बराबर VI जानते हैं। P का मान कितना है 100 वाट, V का मान कितना है 220 और I का मान 0 से 0 काट देंगे तो I का मान कितना हो जाएगा 10/22 हो जाएगा। चलिए अब जो है वोल्ट को 110 वोल्ट से जोड़ा जाता है इस करंट को, तब बोल रहा है P का मान क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं P बराबर VI, बस इसी फार्मूला पर लगाना है, 110 हो जाएगा और I का मान कितना है 10/22 है। चलिए 11 दूना 22, अब ये 100 हो गया, एक काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 क्या हो जाएगा वाट, यानी P का मान हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा 9 का आंसर। अगला नंबर सवाल है, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो 10 का आंसर ए हो जाएगा दिश धारा, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, DC। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने किया था, यानी आंसर ए हो जाएगा 11 का। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका C, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा आंसर। नवीकरणीय ऊर्जा उसको बोलते हैं जो समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो 13 का आंसर आपका B हो जाएगा, जो समाप्त हो जाएगा अनवीकरणीय होता है, पहले भी मैंने बताया था, देखिए सवाल आ ही गया। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन है, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, कौन है अनवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन, कौन है। 14 का आंसर आपका हो जाएगा A, क्योंकि जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा। जीवाश्म मतलब जो जीव जंतु से बना हुआ ईंधन है वो समाप्त हो जाएगा, जैसे लकड़ी आप जलाते हैं तो वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये सूर्य का ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा, हवा के द्वारा हम लोग जो ऊर्जा मिलता है, विद्युत द्वारा ऊर्जा होता है, ये समाप्त नहीं होगा, ये समाप्त हो जाएगा। चलिए, एक उत्तम ईंधन कौन है, इसमें से सबसे अच्छा ईंधन कौन है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव। तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा D, जैव गैस। जैव गैस जो उत्तम ईंधन होता है, ठीक है, उससे आपको क्या होगा, धुआं वगैरह ये सब नहीं मिल पाएगा। चलिए, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें कौन सा गैस बनाता है, तो 16 का आंसर C हो जाएगा, H2 गैस बनाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर लगाइए ज़रा, ताकि उसको भी सही सही प्रश्न उत्तर का अंदाज़ा हो, क्योंकि बहुत सारे मॉडल पेपर में क्या हुआ है, मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि जो मॉडल पेपर में आंसर दिया है उसी का आंसर इसमें आपको बता के बेवकूफ़ बनाया गया है। बड़े बड़े चैनलों का यही हालात है। मैंने आपको टोटल सवाल का अध्ययन किया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा देर हुआ है, उसके बाद ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पिछले साल का भी दिया हूँ, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करना है, पढ़ने का आप समय नहीं है, जितना पढ़ें बस उसी को याद कीजिए। ठीक है, चलिए और किसी का समस्या हो तो कमेंट करते रहिए, मैं आपका जवाब देते रहूँगा। चलिए, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, कौन है, फिर से एक बार, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, कौन हो सकता है। 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा, कैल्शियम हो सकता है, ये विलय होता है। ठीक है,
यह तत्व क्या है? जल में विलय होता है। अगला नंबर सवाल क्या है? अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्न अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? चलिए, तो 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अपघटन अभिक्रियाएं हैं। अपघटन अभिक्रिया उसको कहते हैं जो एक ही यौगिक से खंडन होकर बनता है, विघटन होकर बनता है। तो देखिए, एक यौगिक से कै गो बना? 2 गो बना, इसीलिए ये अपघटित हो गया। चलिए, 19 नंबर सवाल है, निम्न कौन गैस लवण है? इसमें से कौन लवण है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, K2SO4 लवण है। H2SO4 भी लवण होता है। तो ये हो गया लवण, नहीं H2SO4 तो अम्ल होता है। ठीक है, तो आपका आंसर 19 का हो जाएगा, सी होगा, ये लवण है K2SO4। ठीक है, आगे सवाल है किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर जल प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक में से मिलेगा? देखिए, सब में लोहा है, लोहा का संकेत Fe होता है, सब में है, बट इसमें से बहुत टिपिकल सवाल है, इसमें से कौन सा यौगिक बनेगा? तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे नंबर सवाल है, हमारे शरीर में pH कितना परास के बीच होता है? ये आंसर बी होगा, पहले भी मैंने बताया है। 7 से 7.8 सेंटीमीटर, 7 से 7.8 होता है परास हम लोग का शरीर का। चलिए, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट में होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने में 22 कैरेट यूज किया जाता है। 2 कैरेट मिलाया जाता है ताकि जो वस्तु बनाएंगे वो मजबूत होगा, इसीलिए मिलाया जाता है। वरना शुद्ध सोना को पहनिएगा तो तुरंत जो है मुड़ जाएगा। जैसे आप गहना बनाते हैं तो वो तुरंत मुड़ जाएगा नरम होने के कारण, इसीलिए उसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए 2 कैरेट मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है उसमें अन्य धातु को। ठीक है, चलिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में हो जाता है? ये तो ब्रोमीन होता है। बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा ध्यान से। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में बदलता है? तो 23 का आंसर ए हो जाएगा, ये अधातु है। धातु कहेगा तो क्या होगा? पारा, याद रखिएगा, पारा धातु होता है। धातु कहेगा तो पारा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। ठीक है, पारा समझते हैं ना, जो बुखार नापने वाला यंत्र होता है, उस क्या होता है, नॉर्मल ताप पर पानी के रूप में मिलेगा आपको, जिससे बुखार नापते हैं। ठीक है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? सीसा और टीन को मिला देते हैं, मिलाकर जो बनता है वस्तु, उसको क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, क्या होगा? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा? में मिथाइल इथाइल, यानी कि कार्बन 2 गो होगा और हाइड्रोजन कितना होगा? 5 गो होगा। OH सब में है अल्कोहल ग्रुप का, कौन है इसमें से? मिथाइल अल्कोहल। ये ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, 25 का आंसर बी। 26 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समझते चलिएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है बेंजीन होता है, तो C6H6 उसका रासायनिक सूत्र होता है, यही होगा। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध निम्न में से किसका होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 27 का, सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको बनाइएगा तो 3 आबंध होता है, मैंने पहले बताया है। आवर्त सारणी के अगर ना समझ में आए तो मैं अभी आपको बना कर दिखाता हूँ। जैसे सी हो गया, सी हो गया, 3 गो सी है, हाइड्रोजन कितना है? 4 है। चलिए, यहाँ किसी एक जगह आप 3 गो बॉन्ड लगा दीजिए और यहाँ सिंगल लगा दीजिए, तो कार्बन के 4 गो वैलेंसी होता है, तो ये 3 ही गो हुआ, तो 1 गो हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। इसका 4 गो हो गया है, और इसका कितना है? 1 गो बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4 गो होगा, तो बाकी हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएगा। देखिए, तो हाइड्रोजन 4 गो हुआ और इसका कार्बन का 4 गो वैलेंसी भी हो गया, तो इसमें क्या है? त्रिबंधन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा?
हाइड्रोकार्बन के 3 अवंध हो जाएंगे। ठीक है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र मतलब सीधा सीधा जो ऐसे ऐसे रहता उसको क्या हम लोग बोलते हैं? वो 28 का आंसर आपका फाइनल हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसे ऐसे रहते हैं ऐसे ऐसे उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। चलिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य इनमें से कौन है? क्षारीय है, अम्लीय है, मिश्र धातु है, अक्रिय गैस है, क्या है? 29 का आंसर आपका हो जाएगा बी, क्षारीय होता है। ठीक है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन होता है? हीलियम, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गन, ये सब होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी आंसर 30 का। 31 नंबर सवाल है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के क्रिया को या तंत्र को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, जो बाहर निकलता है। 31 का आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? कृत्रिम वृक्क यानी कि बनावटी कैसे बाहर निकलता है? तो ये हो जाएगा अपोहन द्वारा निकलता है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, हीमोडायलिसिस जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो बनावटी क्या होता है? वृक्क होता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन करता है वो कब होता है? जब ब्लड काम नहीं कर पाता है तो शरीर में क्या होते हैं? कैंसर, ब्लड कैंसर वाला का इसमें बहुत इस्तेमाल किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, ब्लड कैंसर वाला अधिकतर लोग के साथ इस तरह का वृक्क लगाया जाता है और बार बार उसको ब्लड चेंज किया जाता है, क्योंकि उसका ब्लड चेंज नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है। चलिए, आगे सवाल है, अगला नंबर सवाल है आपका 33, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लीवर। लीवर को ही यकृत हम लोग बोलते हैं। पीछे वाले हम लोग सेट में पढ़े थे, मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है, अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। ठीक है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से, घेंघा रोग। ठीक है, चलिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा का होता है, ईस्ट का होता है, मटर का होता है, शैवाल का होता है। तो ईस्ट का भी होता है, हाइड्रा का भी होता है, बट इसमें हाइड्रा दिया है तो 35 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागम्य है, अपरागम्य है, अर्ध परागम्य है, इनमें से कोई नहीं, अर्ध परागम्य है। 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल है 37, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन, लैमार्क, मेंडल, ग्रिफिथ। 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा, जॉनसन। याद रखिएगा, देखिए पांचों सेट आप यदि कंप्लीट याद कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी सेट मारिएगा तो आपको 40 सवाल में से 35 सवाल तो जरूर बन जाएगा। ठीक है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा इन्फ्लुएंजा किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो गंदा जल में उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा, डेंगू जो मच्छर होता है वो साफ जल में होता है, ये याद रखिए। मलेरिया गंदा जल में और डेंगू साफ जल में उत्पन्न होता है। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखा घास, पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। इनमें से कौन जो है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है? तो ये सूखे घास पात हो जाएगा, यानी 39 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ये जैविक है, ये जैविक द्वारा अपघटित हो गया। रबर, प्लास्टिक के पॉलीथीन, ये सब बहुत समय लगता है, समाप्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पाद कहलाते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? आर बराबर 2f होता है, आर बराबर 2f, ये ऑप्शन ए हो जाएगा।
देखिए आर छोटा दिया है, यहाँ बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला सवाल 42 नंबर, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? निर्गत कोण, ठीक है। तो आंसर 42 का सी हो जाएगा, घबराना नहीं है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? 1 डायोप्टर। ऑप्शन हो जाएगा 43 का बी हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला होता है उसका 1/f। एफ का मान 1 मीटर रखेंगे तो 1 ना होता है। आप उत्तल लेंस की क्षमता शक्ति जो होता है उसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, क्या चीज का? मात्रक, क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए 1 डी लिखेंगे। चलिए, समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, यानी 44 का आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है वो दूर की वस्तु को देखने के लिए। तो जब दूर की वस्तु को देखने के लिए उपयोग करते हैं, इसका मतलब कि निकट की आपको दिखाई देता है, तो निकट का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है, तो जो दिखाई देता है उसी का नाम रहता है, लेकिन उल्टा काम होता है। यानी आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर का नहीं दिखेगा, और दूर का नहीं दिखेगा तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि आपको आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि 45 का आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए सवाल बस सेम है, क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाया जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, 47 का आंसर बी हो जाएगा। जूल पर कूलम हो जाएगा, याद रखिएगा, जूल पर कूलम, जूल पर सेकंड मत कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जूल पर कूलम हो जाएगा। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, 48 का आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में हमेशा के लिए याद रखना है। और हमारे घरों में वायरिंग जो होता है वो समांतर क्रम में होता है, ठीक है। और शादी ब्याह वगैरह में जो बल्ब जलाया जाता है वो होता है श्रेणी क्रम में, और घरों में जो फाइनल जो हमेशा के लिए लगाया जाता है, वायरिंग किया जाता है, वो किस में रहता है? समांतर क्रम में, याद रखिएगा। और एमीटर कुछ कोई क्रम रहे, श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है, इससे होकर ही करंट सारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये एक ही वो होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तब P बराबर वी आई होता है, आई आर स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर वी स्क्वायर बटा आर होता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि 49 का आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, 1 कूलम तुल्य है, 1 कूलम किसके बराबर है? 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड होता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं, विद्युत शक्ति का, धारा का, तो 51 का आंसर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। चलिए, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 52 का आंसर बी हो जाता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है इसमें? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। 53 का आंसर हो जाएगा ए, कोयला। 53 का हो जाएगा ए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी, ये सभी हो जाएंगे। इसका आंसर गलत दिया है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये हो जाएगा सभी, ठीक है। अगला सवाल है, गोबर गैस एक प्रकार की है,
गोबर गैस क्या है? प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, चूल्हा है, लकड़ी है, क्या है? 54 का आंसर बी हो जाएगा, बायोगैस है। चलिए, बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर गैस से, ये तो वही आंसर हो जाएगा, यानी 55 का आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और N2 होता है, यानी 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, NO2 और O2 होता है, 56 का आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर है 57, निम्न में कौन सही है? Na2CO3 Na2 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। Na2CO3 10H2 ये सही हो जाएगा, ये आंसर है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, लोहा में लिंग के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा में लिंग के लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तब 58 का आंसर बी हो जाएगा, गैल्वेनिकरण बोलते हैं। ठीक है, कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी कौन गंध नहीं देता है? वैनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो शकरकंद गंध नहीं देता, महकता नहीं है, बाकी सब महकता है। ठीक है, 49 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। द्विक्षारीयक अम्ल इसमें से कौन है? द्विक्षारीयक अम्ल कौन है? H2SO4 है। ठीक है, पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिक लवण है, पोटास लवण एक दिक लवण है। चलिए, प्रबल लवण कौन है इसमें से? इसमें से प्रबल यानी मजबूत लवण कौन है? 62 का आंसर हो जाएगा आपका NaCl, जिसको नमक बोलते हैं। ये प्रबल है, मजबूत है, यानी इसमें लवण की शक्ति सबसे अधिक है। अगर कोई लवण है तो उन सब में से सबसे ज़्यादा लवण की शक्ति इसमें है। ठीक है, लवण तो और ढेर सारा है। चलिए, आगे सवाल है, कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? इनमें से कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा 63 का बी हो जाएगा। H3PO4 जो है सबसे अधिक लवण बनाएगा। 1 विलियन किसी नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो संभवतः pH मान क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? नीला को लाल कर रहा है, यानी कि अम्लीय बना रहा है, यानी 7 से कम होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आंसर है, एथेन का आणविक सूत्र कौन होता है? इसमें C2H6 है, इसमें से है 7 सहसंयोजक बंधन होगा एथेन में। इसको खोलिएगा ना, पूरा चितार के लिखिएगा तो उसमें बंधन गिनिएगा कै गो होगा, 7 गो होगा। ठीक है, तो 65 का आंसर बी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है, सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा है, सबसे अधिक कठोर तत्व है। ठीक है, अक्रिय तत्व कौन है? इनमें से हीलियम है, ये अक्रिय तत्व है, आवर्त सारणी में 0 में रखा हुआ है। ठीक है, मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मेथेन को क्या हम लोग लिखते हैं? CH4 लिखते हैं। कै गो बंधन होता है? 4 गो होता है, यानी 68 का आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक में किस आधार पर वर्गीकरण किया गया? परमाणु संख्या के आधार पर किया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा 69 का डी। 70 नंबर सवाल है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया को आप जानते हैं NH3 लिखते हैं, तो N कितना है? एगो, हाइड्रोजन कितना है? 3 गो, तो 1:3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 70 का सी हो जाएगा। अरे यार, नाइट्रोजन 1 गो, हाइड्रोजन 3 गो, तो 1:3 लिखेगा ना यार, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? 71 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मधुमेह होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? 72 का आंसर हो जाएगा आपका बी, भौतिक प्रक्रिया है। मतलब वाष्प जो हम लोग उबालते हैं तो वो क्या जाता है? वायुमंडल में जाता है,
जल जल के रूप में वहाँ से फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। यानी कि जो घटनाएं दोबारा फिर से हो सकती है उसको भौतिक कहते हैं, और जो दोबारा नहीं होगा उसको रासायनिक कहते हैं। जैसे हम लोग चावल से भात बनाएंगे, अब फिर भात से चावल तो नहीं बनेगा, यानी कि वो रासायनिक है। लेकिन जो दोबारा वही घटना हो सकता है, जैसे किसी टेबल को धक्का देंगे, फिर खींच के ले आएंगे, फिर धक्का देंगे, तो ये दोबारा कर सकते हैं। लेकिन जिसको दोबारा नहीं करेंगे वो रासायनिक, और जो दोबारा होगा वो भौतिक। ठीक है, इसीलिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हमेशा होती रहती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये भौतिक है। कौन सा पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? 73 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोला जाता है? दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेटिक दरार बोलते हैं। इसको सिनेप्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 74 का आंसर बी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल है, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंबवाहिनी। अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी सब होता है मादा में। मादा मतलब औरत में, लेकिन शुक्रवाहिका पुरुष में होता है, जो शुक्राणु का क्या करता है? निर्माण करता है। तो शुक्राणु का निर्माण पुरुष करता है, स्त्री नहीं करता है। ठीक है। पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 76 का। सवाल नंबर 77 है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े, सी हो जाएगा। 79, निम्न में कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर। 79 का आंसर हो जाएगा आपका, इधर सवाल दिया हुआ है आपका, बी हो जाएगा। शैवाल, जलीय कीट और मछली, ये हो जाएगा आपका आहार श्रृंखला। निम्न किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? 80 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोग रखते हैं, बाकी सब ये नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों ये चौथा नंबर मॉडल सेट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।